नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 का। अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ऑप्शन ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन सी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन डी स्पष्ट और आश्वासन करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, अर्थात स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना। ऑप्शन बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे कार्यों की तारतम्यता बनी रहे तथा अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होता रहे। सक्रिय बद्धता का क्रम है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद। अतः बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 का, तो ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 है, बच्चे तथा सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए, बी दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करने के दबाव में आकर, सी अपने रुचि से, डी पुरस्कार के लिए। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अर्थात अपनी रुचि से। क्योंकि सृजनशीलता का तात्पर्य है कि नवीन विचार वस्तु अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना सृजनशीलता कहलाती है। बच्चों में सृजनशीलता किसी प्रकार के दबाव या दंड स्वरूप या बाह्य प्रेरणा से नहीं पैदा की जा सकती। सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्तित्व रुचि से उत्पन्न होती है। अतः बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे। अतः प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी सही है, अपनी रुचि से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या 4 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी, ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी संसाधन, ऑप्शन डी बाधा। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी संसाधन। क्योंकि भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। अतः प्रश्न 4 का जो विकल्प सी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 का। तो प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। प्रश्न 5 का विकल्प जो है सी सही है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर रूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान कर सकता है तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। अतः प्रश्न 5 का विकल्प सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 है, डैश के विचार से बच्चे संक्रिया ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी पैवलाव, ऑप्शन सी युग, ऑप्शन डी पियाजे। प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर विकल्प है वो विकल्प डी है पियाजे। अर्थात जिन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशीलता तथा सूचना प्रक्रमणित प्राणी अर्थात एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे संक्रिया ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। अतः प्रश्न 6 का विकल्प डी सही है पियाजे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 है, बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन बी बच्चों के शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन डी
बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। प्रश्न संख्या 7 का जो विकल्प सी है वो सही है, अर्थात बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सके तथा विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्ष के साथ सहजता का अनुभव करे ताकि कक्ष की गतिविधियों में रुचि पूर्वक भाग ले तथा अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सके। तथा प्रश्न 7 का विकल्प सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 का, तो प्रश्न संख्या 8 है सुनने में असमर्थ बच्चा डैश। ऑप्शन ए स्वर्ण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन बी केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपायुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। विकल्प होगा विकल्प सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपायुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का भी यही लक्ष्य है कि जो सामान्य बालक हैं और जो इस तरह के बालक हैं जो सुनने में असमर्थ हैं, इन सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए जिससे सबका एक समान विकास हो सके। अतः प्रश्न 8 का जो विकल्प सी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का, तो प्रश्न संख्या 9 है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी के रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन बी एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन डी अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 9 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यह परिस्थितिक समस्यात्मक है क्योंकि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षार्थी किसी भी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता है। ज्ञान का ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः प्रश्न 9 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का, तो प्रश्न संख्या 10 है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र। ऑप्शन ए तब उनके सीखने का चक्र ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अवनत रहता है, ऑप्शन डी समान रहता है। प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो उत्तर ए बेहतर होता है, क्योंकि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का चर्चा अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने के वक्र बेहतर हो जाता है, वक्र और अच्छा होता चला जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होता है तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। अतः प्रश्न 10 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए एड़ी से चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। प्रश्न संख्या 11 का जो ऑप्शन डी है वो सही है। ऑप्शन डी है विकास की गति अर्थात अगर बात करें एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन डी का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एवं क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अतः प्रश्न 11 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 का, तो प्रश्न संख्या 12 है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए विकास जन्म के साथ साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन सी विकास एकल आयामी है। ऑप्शन डी विकास पृथक होता है। प्रश्न संख्या 12 का जो ऑप्शन बी है वो सही है। सामाजिक प्राकृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अतः प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का, तो प्रश्न संख्या 13 है
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सही है। बात करते हैं अगर विकल्प सी की, तो व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। अतः इसलिए व्यक्तियों को अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अतः प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी सही है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। 14 का बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी रोमांचकारी, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी गौण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यानी विकल्प होगा सी मुख्य भूमिका। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक समायोजन की क्षमता में वृद्धि करता है। बात करते हैं अगर प्रश्न संख्या 15 की, तो प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, मतलब किसमें एक सही जोड़ मिलाया गया है। यानी मूर्त, ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा डैश करके इसका जोड़ा है, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ऑप्शन बी में औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ प्रारंभ कल्पनापरक खेल, और ऑप्शन सी है शैशवावस्था जिसका डैश दे के सही मिलान है तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा डैश करके इसका है निगमनात्मक विचार। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह विकल्प ए होगा, क्योंकि इसी में सही मिलान किया गया है, जिसमें मूर्त संक्रियात्मक बच्चा डैश करके बताया गया है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। बात करें अगर जिन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। शैशवावस्था है जिसे 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। दूसरी जो उन्होंने बताई वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न उठाने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा है। तीसरी अवस्था जो बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बाल बौद्धिक संक्रिया जैसे गुणा जोड़ घटाना के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की भी क्रिया करने लगता है। और बात करें अगर चौथे को, तो चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो जाता है। अतः बात करें प्रश्न 15 का, तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसी में सही जोड़ मिलान है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो प्रश्न संख्या 16 है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। पहला ए प्रतीकात्मक विचार, बी अहं केंद्रित चिंतन, सी कार्य कारण, ऑप्शन डी विपर्य चिंतन। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है कार्य कारण, क्योंकि किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध का कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है। अतः प्रश्न 16 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 का, तो प्रश्न संख्या 17 है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। इसका ऑप्शन ए है मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्त परकता, ऑप्शन सी प्रकार मात्रा, ऑप्शन डी आकार किस्म। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी अर्थात प्रकार मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि जिन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए, जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है ना कि मात्रा में। अतः प्रश्न 17 का ऑप्शन सी सही। बात करते हैं प्रश्न 18 की, तो प्रश्न 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहला
ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की उपहार देना। प्रश्न संख्या 18 का जो है वो ऑप्शन बी सही है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, क्योंकि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः प्रश्न 18 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की, तो प्रश्न संख्या 19 है वाइगोत्स्की के अनुसार बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 का, तो प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, क्योंकि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः प्रश्न 18 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की, तो प्रश्न संख्या 19 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी परिपक्व होने से। ऑप्शन सी अनुकरण से। ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, अर्थात 19 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, अर्थात वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, क्योंकि वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है, इसलिए 19 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की, कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण। ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी सही है, अर्थात नैतिक विकास के चरण, क्योंकि मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया। पहला चरण पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर। अतः प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 का, तो प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन बी एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन डी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अर्थात एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही, इससे पता लगता है कि शिक्षा बाल केंद्रित न कि शिक्षिका या पाठ्यक्रम केंद्रित। अतः प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न 22 की, तो प्रश्न 22 दे रखा है बुद्धि है। ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन बी एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन डी एक विशिष्ट योग्यता। प्रश्न संख्या 22 का जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बात करें प्रश्न संख्या 22 की, बुद्धि है। ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन बी एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन डी एक विशिष्ट योग्यता। प्रश्न संख्या 22 का जो ऑप्शन ए है वो सही है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है, अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 का, तो प्रश्न संख्या 23 है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कम महत्वपूर्ण, बी अहम महत्वपूर्ण, सी अति संवेदनशील, डी निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 23 का जो विकल्प सी है वो सही है, अति संवेदनशील।
संवेदनशील, क्योंकि भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्वक ज्ञान कराना चाहिए। अतः प्रश्न संख्या 23 का जो ऑप्शन सी सही है, अति संवेदनशील, अर्थात भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की, तो प्रश्न संख्या 24 है, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है ऑप्शन ए जाति भेदभाव का परिचायक, ऑप्शन बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, ऑप्शन सी लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता, ऑप्शन डी लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। ऑप्शन 24 का जो होगा वो सी होगा, अर्थात लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, क्योंकि शिक्षक द्वारा दी गई टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता को धारण प्रकट करता है। बात करें अगर प्रश्न संख्या 25 की, तो प्रश्न संख्या 25 है, आकलन, ऑप्शन ए बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, ऑप्शन बी बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, ऑप्शन डी सीखने में सुधार का एक तरीका। प्रश्न संख्या 25 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। 25वें का ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की, तो प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है। पहला है ऑप्शन ए एक विश्वास कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकते, ऑप्शन सी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ऑप्शन डी यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चों को ईश्वर के विशेष उपहार हैं। प्रश्न संख्या 26 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, अर्थात यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि समावेशन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तत्व समाहित हो सकते हैं। कक्षा कक्ष शिक्षण में समावेशन का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की, तो प्रश्न संख्या 27 है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, ऑप्शन बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे, ऑप्शन सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, ऑप्शन डी उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो बी सही है, अर्थात उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा कक्ष में होने वाली चर्चा में शामिल करें, क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की सामान्यतः समस्या यह होती है कि वह कक्षा कक्ष में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। अतः शिक्षक को इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी के पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध करना चाहिए तथा उन्हें सामूहिक गतिविधियों, खेल, परिचर्चा, वाद विवाद में शामिल करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए। अतः प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की, तो प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन ए है मनोभाव का जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, ऑप्शन बी अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन सी शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। अर्थात बात करें अगर प्रश्न संख्या 28 की, तो प्रश्न संख्या 28 का सही ऑप्शन है सी, अर्थात शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरीके से न लिख पाना। बात करें प्रश्न संख्या 29 की, तो प्रश्न संख्या 29 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ऑप्शन बी उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, ऑप्शन सी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 29 का जो सही विकल्प है वो डी है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, क्योंकि दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को विशेष स्कूल में दाखिला देने की जरूरत नहीं होती, बस उसके लिए विशेष प्रावधान कर देने चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से कर सके।
अतः एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख नहीं सकता उसके लिए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो प्रश्न संख्या 30 है सीखना। ऑप्शन ए सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन सी सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 30 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प है डी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। बात करें, सीखना वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वालों के संवेगों को प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले के रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की संक्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। अतः 30वें का विकल्प डी सही है। यह हुए आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न।